हेलो फ्रेंड्स, द मेकर आर्ट्स क्लासेज में आपका स्वागत है। अभी कोरोना का कहर और बढ़ते जा रहा है और बहुत सारे कोचिंग बंद है। तो इसमें सबसे बड़ा मुद्दा है कि 12 क्लास 12th क्लास की पढ़ाई कैसे हो। और ये एग्ज़ाम 5 से 6 महीने में होने वाली है, फरवरी में। और बहुत सारे टेंशन में हैं बच्चे कि एग्ज़ाम कैसे होगा, एग्ज़ाम कैसे होगा। मेरे पर भी बहुत सारे कॉल आ रहे थे कि सर वीडियो बनाइए। तो हमने क्या किया है कि एक यूट्यूब चैनल बनाया है, द मेकर आर्ट्स क्लासेज। इस चैनल पर हम क्या करेंगे कि आर्ट्स के सारे वीडियो डालेंगे ताकि घर बैठे बच्चे तैयारी कर सके। और हम विश्वास के साथ कह रहे हैं कि आप हमारे नोट्स से पढ़ लीजिए, गारंटी है फर्स्ट आने की। तो अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए द मेकर आर्ट्स क्लासेज का, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आएगा और कहानी की तरह हर वीडियो समझा देंगे। चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे साइकोलॉजी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे जियोग्राफी हो, ऑल आर्ट सब्जेक्ट हम आपको कहानी की तरह समझा देंगे। और डेली प्रतिदिन एक वीडियो डालेंगे, नोट्स भी देंगे, वीवीआई क्वेश्चन भी देंगे, वीवीआई ऑब्जेक्टिव भी देंगे, ताकि घर बैठे आपकी तैयारी हो सके और आपको सफलता मिल जाए, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि तेरे हौसले के वार से रुकावट की दीवार जरूर गिरेगी, तुम देख लेना, सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इतिहास को जाना जाए। इतिहास के 3 रूप होते हैं, एक प्राचीन और एक मध्य और एक आधुनिक, ठीक है। तो हम लोग 12 क्लास में सबसे पहले प्राचीन पढ़ना है। प्राचीन से 30 से 40 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहला है प्राचीन। प्राचीन में 1 लेसन देखा जाए कि पाठ का क्या नाम है, तो दिया गया है प्रथम नगर की कहानी, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के बारे में दिया गया है। और चैप्टर का नाम क्या है, ईंटें मन के तथा अस्तिया। ईंटें मन के तथा अस्तिया, ये हड़प्पा सभ्यता में आता है। और ये देखिए इंपॉर्टेंट नोट्स है, इसी नोट्स से बच्चे बहुत सारे टॉपर किए हैं द मेकर आर्ट से। तो वही नोट्स आपको समझा दे रहे हैं कहानी की तरह। तो देखिए, हड़प्पा संस्कृति की सिंधु नदी घाटी में फैले होने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। कहने का मतलब कि जो नदी थी, नदी के किनारे फैली हुई थी, उसी को हम क्या कहते हैं, हड़प्पा संस्कृति। एक बार और समझा दे रहे हैं, हड़प्पा संस्कृति की सिंधु नदी की घाटी में फैली होने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, ठीक है ना। तो अगला टॉपिक देखा जाए, हड़प्पा सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान जहां यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी, उसी के नाम पर हड़प्पा सभ्यता का नामकरण हुआ। कहने का मतलब कि जहां पर पहली संस्कृति खोजी गई थी, उसी के नाम पर हड़प्पा सभ्यता नाम पड़ा, ठीक है। और तीसरा टॉपिक क्या है, हड़प्पा संस्कृति के 2 प्रसिद्ध केंद्र थे। हड़प्पा संस्कृति के 2 प्रसिद्ध केंद्र कौन कौन से थे, ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ठीक है। तो हड़प्पा संस्कृति के 2 प्रसिद्ध केंद्र कौन कौन से थे, तो एक हड़प्पा था और दूसरा मोहनजोदड़ो था। कौन था, तो एक हड़प्पा था, दूसरा मोहनजोदड़ो था, ठीक है। तो चौथा क्या है, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 से 22 में दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, सॉन जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुआ था। तो किसके किसके नेतृत्व में हुआ था, तो राखलदास बनर्जी, दयाराम साहनी और सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुआ था। और यह खोज 1921 से 22 के बीच में हुआ था, ठीक है। तो अगला टॉपिक और देखा जाए, हड़प्पा सभ्यता का काल। कहने का मतलब हड़प्पा सभ्यता के काल कब से कब था, तो हड़प्पा सभ्यता काल 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। कब से कब माना जाता है, तो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है, ठीक है। अगला टॉपिक देखा जाए, हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या थी, तो सबसे पुरावस्तु मोहर थी।
जो सेल खड़ी नामक पत्थर पर बनाई जाती थी। ठीक है, सेल खड़ी नामक पत्थर पर बनाई जाती थी। अगला क्या टॉपिक है, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या थे। तो हड़प्पा सभ्यता की जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती थी, किस किस चीज़ों से मिलती थी। तो मृत भांड से मिलते थे, भौतिक अवशेष से मिलते थे, आभूषण से मिलते थे, औजार से मिलते थे, मोहरों से मिलते थे, इमारतें से मिलते थे, खुदाई से मिलते थे, चाहे सिक्के से मिलते थे। इन चीज़ों पर उकृत चित्र अंकित थे। उससे क्या होता था कि इससे पता चल जाता था और हड़प्पा सभ्यता की जानकारी मिल जाती थी। ठीक है, अब देखा जाए अगला टॉपिक, हड़प्पा संस्कृति के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। हड़प्पा संस्कृति के प्रमुख क्षेत्र अफगानिस्तान, जम्मू कश्मीर, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश, ये क्या थे, हड़प्पा संस्कृति के प्रमुख क्षेत्र थे। ठीक ना। अब देखा जाए इसके प्रमुख स्थल कौन कौन से थे। नागेश्वर, बालकोटा, चन्हुदड़ो, कोटिदीजी, धौलवीरा, लोथल, कालीबंगन, बनावली, राखीगढ़ी इत्यादि, ये क्या थे, इसके प्रमुख स्थल थे हड़प्पा सभ्यता के। ठीक है, अब जाना जाए, यह एक नगरीय सभ्यता थी। अगर कोई पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो यह एक नगरीय सभ्यता थी। इसके सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी कि नगर निर्माण योजना। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी, तो नगर निर्माण योजना। अगला टॉपिक देखा जाए, हड़प्पा स्थानों से मिले अनाज के दानों में अनाज कौन कौन से मिले थे, यहाँ पर देखना है। तो गेहूं मिले थे, जौ मिले थे, दाल मिले थे, सफ़ेद चना तथा तिल आदि शामिल थे। ठीक है, तो ये क्या थे, अनाज थे। गौ जौ दाल सफ़ेद चना उना तिल उल शामिल थे। अब जानना है कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख जानवर कौन कौन से थे। हड़प्पा सभ्यता में जानवर भी थे, तो जानवर भी जानना है कौन कौन से थे। तो भेड़ थे, बकरी थे, भैंस थे, बैल थे। ये सब क्या करते थे, खेत जोतने के लिए ये कार्य में आने वाले ये जानवर थे। ये हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख जानवर थे। अगला जाना जाए क्या था टॉपिक, हड़प्पा सभ्यता की बस्तियां दो भागों में विभाजित थी, एक दुर्ग और एक निचला। ठीक है, अगला टॉपिक देखा जाए, हड़प्पा सभ्यता में सड़कों तथा गलियों के लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनाया जाता था, एक डिवाइडर में बनाया जाता था। और यह एक दूसरे को क्या करती थी, समकोण काटती थी, एक दूसरे को समकोण काटती थी। ठीक है, अगला टॉपिक, जल निकास प्रणाली कुछ अलग किस्म का था। जैसे आज हम लोग घर में नाली उली बनाते हैं, सेम वैसा ही पोजीशन ये हड़प्पा सभ्यता में था। देखिए अनूठी थी, घरों के गंदे पानी को नालियों को गलियों की नलियों से जोड़ा जाता था। जो गली में हम लोग नाली बनाते हैं ना, उस गलियों से जोड़ा जाता था। और यह नालियाँ पक्की ईंटों से बनाई जाती थी और उस पर ढक दिया जाता था, क्योंकि उसका गंध नहीं आए। ठीक है, तो ऐसे इसका जल निकास प्रणाली था, कुछ विकसित किस्म का था, नया किस्म का था। अब देखिए अगला टॉपिक है, निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता था। निचला जो भवन था वो क्या करता था, भवनों को उदाहरण प्रस्तुत करता था। और दुर्ग था, दुर्ग बनी संरचनाओं का प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोग के लिए किया जाता था। जैसे कहने का मतलब कि जो दुर्ग जगह था उसमें बहुत सारे लोग आकर बैठ जाते थे। ठीक है, बैठ कर अपना बातचीत जो भी करना है करते थे। अब देखिए इसमें क्या थे, नहर थे, कुएं थे, जलाशय थे, सिंचाई के प्रमुख स्रोत थे। ठीक है, अब देखा जाए विशाल स्नानागार, लास्ट पॉइंट है विशाल स्नानागार। यह एक आयताकार जलाशय है। ये क्या था, एक आयताकार जलाशय, आयत की तरह था, जलाशय था। और जो चारों ओर से एक गलियारों से घिरा हुआ था। ये क्या था, एक गलियारों से घिरा हुआ था। और ये क्या होता था, जलाशयों के तल तक जाने के लिए एक सीढ़ियाँ बनाई जाती थी, जो नीचे तक जाने के लिए एक सीढ़ियाँ बनाई जाती थी। और ये वहाँ से आदमी पानी का सेवन कर सकते थे लोग। तो ऐसे ही विशाल स्नानागार था। तो ठीक है, आप लोग को समझ में आया होगा। ये पार्ट 1 था और अगले पार्ट में और इसका टॉपिक हम बना दिए हैं और अगले वीडियो में ये हम डाल देंगे। तब तक ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।